नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो हमारे पास फर्स्ट कॉज क्या है, सोशियो पॉलिटिकल कॉज। इसका क्या मतलब है कि जो अमेरिकन कॉलोनीज थी दे वर बिकमिंग सोशली एंड पॉलिटिकली स्ट्रांग, बट जो ब्रिटेन था वो उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दे रहा था। अगर हम रेवोल्यूशन के पहले बात करें तो जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी दे हैव डेवलप्ड देयर ओन आइडेंटिटी। जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर ली थी। जो लोग थे अमेरिका के उनकी खुद की असेंबलीज थी, लोकल गवर्नमेंट्स थी और उनके पास फ्रीडम था कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बट ब्रिटेन स्टिल कंट्रोल्ड देम फ्रॉम लंदन। लंदन से ब्रिटेन उन्हें क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। तो जो कॉलोनिस्ट थे उन्हें क्या फील हुआ, उन्हें लगा कि हम टैक्स भी पे कर रहे हैं बट स्टिल वी हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन क्या था, उनमें इंटरफेयर कर रहा था इन देयर लोकल मैटर्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों में एंगर क्रिएट हो जाता है। इट क्रिएटेड एंगर अमंग द अमेरिकन पीपल। तो हमें एक स्लोगन, इंपॉर्टेंट स्लोगन क्या देखने को मिलता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इट वॉज द मेन स्लोगन ऑफ द रेवोल्यूशन। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है सेकेंड कॉज विच इज सैल्यूटरी निग्लेक्ट। सैल्यूटरी निग्लेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर हम सिंपली समझें कि जो ब्रिटेन था उसने कॉलोनीज को काफी सालों के लिए इग्नोर किया एंड फिर उन्हें फ्रीडम दे दिया इनडायरेक्टली। फॉर अ लॉन्ग टाइम जो ब्रिटेन था उसने स्ट्रिक्टली नहीं कंट्रोल किया अमेरिकन कॉलोनीज को। दिस इज कॉल्ड सैल्यूटरी निग्लेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉलोनीज थी वो अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर रही थी, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, उन्हें लगा कि उन्हें फ्रीडम मिल गया है। बट आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद क्या होता है, ब्रिटेन सडनली स्टार्टेड इम्पोजिंग टैक्स। पहले तो उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं किया, तो जो अमेरिकन कॉलोनीज थी वो खुद अपना सारे अफेयर्स को मैनेज कर रही थी, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो गई और उन्हें फ्रीडम भी मिल गया। बट आफ्टर सम इयर्स ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो इम्पोज कर देते हैं टैक्सेस। दे इम्पोज्ड टैक्सेस और स्ट्रिक्ट लॉज लगा देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज बन जाता है अमेरिकन रेवोल्यूशन का, क्योंकि कॉलोनीज को ये चीज, जो सडन कंट्रोल उनके साथ होती है, दे डिडंट लाइक इट। और क्योंकि दे वर ऑलरेडी इंजॉइंग द इंडिपेंडेंस, वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस को इंजॉय कर रहे थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें फ्रीडम दिया काफी साल तक और उसके बाद ट्राई किया कि उस जो कॉलोनीज है उसको कंट्रोल करें, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहा, सो इसकी वजह से क्या होता है, अमेरिकन दे बिकेम एंग्री और ये एक कॉज बनता है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। देन द थर्ड इज 7 years ऑफ वॉर। ये जो वॉर था, 7 years ऑफ वॉर, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच था। ब्रिटेन एंड फ्रांस, इनके बीच ये वॉर चला था। ब्रिटेन इस वॉर में जीत जाता है बट इट बिकेम वेरी हैवीली बर्डन्ड विद द डेब्ट। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपनी मनी रिकवर करनी थी, तो वो क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं टैक्सेस अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर, जैसे कि शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, टी टैक्स, जो भी ये राइज कर देते हैं सारे टैक्सेस वगैरह। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉलोनीज होती हैं वो अपोज करती हैं दीज टैक्सेस, क्योंकि उन्हें था कि जो ब्रिटेन है वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस वॉर, जो ये 7 years ऑफ वॉर होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, इसकी वजह से टेंशन इंक्रीज हो जाती है बिटवीन द ब्रिटेन एंड देयर कॉलोनीज और जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी। तो क्या है वो, इसका हम क्रक्स क्या निकाल सकते हैं 7 years ऑफ वॉर का, कि जो ब्रिटेन था वो पुअर हो जाता है आफ्टर द वॉर। वैसे तो वो जीत जाता है बट ब्रिटेन को क्या होता है, काफी फाइनेंशियल जो हार्डशिप्स हैं वो देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से ब्रिटेन क्या करता है, इट स्टार्टेड टैक्सिंग द कॉलोनीज हैवीली, जिसकी वजह से एंगर इंक्रीज हो जाता है अमेरिकन में। सो ये हमारे पास 3 कॉजेस थे। पहले हमने सोशल पॉलिटिकल कॉजेस देखे, देन सैल्यूटरी निग्लेक्ट, 7 years ऑफ वॉर, एंड देन द लास्ट पॉइंट इज रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इसमें हमारे पास 3 इंटेलेक्चुअल्स हैं, थॉमस पेने, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड हेनरी पैट्रिक। इन्होंने क्या, थॉमस पेने ने बुक लिखी थी कॉमन सेंस।
इट वॉज अ बुक, वी हैव टू रिमेंबर द नेम्स। ये बुक क्या थी? ही टॉक्ड अबाउट द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी उसके बारे में बताया। एंड देन सेकंड, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखी थी फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। इसमें इनका क्या मोटिव था, फ्रैंकलिन का क्या मोटिव था कि हमने लोगों को अवेयर करना है अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, कि उनके साथ ब्रिटेन है जो वो किस तरह एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसके लिए उन्हें अवेयर करना है। देन द लास्ट वन इज हेनरी पैट्रिक। इन्होंने क्या स्लोगन दिया था? गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्लोगन जो कि हेनरी पैट्रिक ने दिया था। पहले हमने ये स्लोगन देखा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये भी मेन जो हमारा कहते हैं मेन स्लोगन था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। एंड सेकेंड थिंग हेनरी पैट्रिक ने कहा था, गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस। सो नाउ वी आर मूविंग टू द कंसिक्वेंसेस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। पहले हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे अमेरिका पर कि द वेरी फर्स्ट इम्पैक्ट इज ब्लो टू द लॉयलिस्ट। ये जो लॉयलिस्ट थे वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो आफ्टर द वॉर क्या होता है? अराउंड 80,000 ऑफ दीज लॉयलिस्ट दे लेफ्ट द कंट्री। और इसकी वजह से क्या होता है? जो ब्रिटिश की पावर है वो वीक हो जाती है। द ब्रिटिशर्स बिकम वीकर। क्या होता है ब्लो टू लॉयलिस्ट में? जो लॉयलिस्ट थे वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन। और ये क्या था? अराउंड 500,000 ऑफ पीपल थे वाइट अमेरिकन के। तो 80,000 जो लोग हैं वो लेफ्ट कर जाते हैं कंट्री आफ्टर द वॉर। तो जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रिटिश की जो पावर है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। देन द सेकेंड थिंग इज कोलैप्स ऑफ मर्केंटलिज्म। कोलैप्स ऑफ मर्केंटलिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है? मर्केंटलिज्म मीन्स द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स इम्पोज कर रहे थे अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर। इन मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज का क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। इट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी रिमूव हो गई थी, और जो मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की वो भी एंड हो गई थी। एंड देन द थर्ड इम्पैक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि इट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला था। अमेरिकन पीपल ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। एंड सो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिका के ऊपर, दैट द फर्स्ट कंट्री टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद बिल ऑफ राइट्स भी इफेक्ट में आता है। इसकी हमें डेट याद रखनी है, बिल ऑफ राइट्स 15 दिसंबर 1791। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो फेडरल गवर्नमेंट थी उनकी पावर्स लिमिटेड हो जाती हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सभी सिटीजन्स के वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। सो इट वाज द इम्पैक्ट ऑन अमेरिका। एक तो लॉयलिस्ट को ब्लो मिल गया, मर्केंटलिस्ट जो पॉलिसीज थी उनका कोलैप्स हो गया, और हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड। जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था इसका सारे वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ब्लो टू द इमेज ऑफ ब्रिटेन। तो जो ब्रिटिशर्स की इमेज थी वो वीकर होगी उनकी, क्योंकि पावर्स वीकर होगी। देन स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का आइडिया स्प्रेड हो गया सारे वर्ल्ड में। एंटी कॉलोनियल व्यू डेवलप हो गया। लोगों को लगा कि जैसे हम अगर डिटरमाइंड होकर किसी के अगेंस्ट हम we will rebel against like the monarchical systems, तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी डेमोक्रेसी पा सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो एंटी कॉलोनियल व्यू था वो डेवलप हो गया। इंस्पायर्ड अदर नेशंस लाइक फ्रांस। इसके बाद हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी इंफ्लुएंस हुआ फ्रेंच के लोगों पर। देन स्प्रेड ऑफ फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि जो पावर्स हैं वो डिवाइड की जाती हैं between the central government and the regional government, तो उसका भी spread हो गया। These were the positive consequences like idea of democracy
आ गया, स्प्रेड हो गया, एंटी कॉलोनियल व्यू हो गया, बाकी नेशंस को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर किया। सो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेस वीडियो अमेरिकन रेवोल्यूशन। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, एंड अगर कुछ रह गया देन प्लीज डू कमेंट, आई विल सी। थैंक यू।